दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, कुछ देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इजरायल, ईरान, अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध के सवाल पर मोदी सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बना ली है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस रणनीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालूं, मैं लाज़िमी तौर पर यह बात पूछना और समझना चाहता हूं कि इतनी देर क्यों लगी? कांग्रेस ने जो कहा है, अपनी नेता सोनिया गांधी के ज़रिए, अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ज़रिए और अपने नेता राहुल गांधी के ज़रिए, अपने प्रवक्ताओं के ज़रिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें अपनी नीति का सूत्रीकरण करने में इतनी देर लगती। ज़ाहिर है कि कांग्रेस कुछ और कर रही थी इस बीच में। क्या कर रही थी कांग्रेस? मेरे ख्याल से हमें पूछना ये चाहिए कि क्या इस देर का ताल्लुक भारत की क्षेत्रीय शक्तियों की विदेश नीति के सवाल पर दृष्टिहीनता से है? क्या कांग्रेस इन ताकतों के रवैये को अभी तक टटोल रही थी? वो जानना चाहती थी कि ये ताकतें इस बारे में क्या सोचती हैं और क्या वो इस मसले पर उसका साथ देने में किसी तरह से हिचकिचाएँगी तो नहीं? क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि विदेश नीति के सवाल पर जो सरकार कहती है, विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियाँ उसी उसी की हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, वो अपने इलाकों में वोट तो बड़े पैमाने पर प्राप्त करती हैं, लेकिन आर्थिक प्रश्न के ऊपर और विदेश नीति जैसे सवालों के ऊपर उनके पास कोई पहले से तयशुदा विचार नहीं है, पहले से कोई चीज़ नहीं होती है। इसकी वजह से वो आम तौर पर चुप बनी रहती हैं। अगर सरकार कोई सर्वदलीय बैठक बुलाए, तो उसमें चली जाती हैं। वहाँ पर हाँ-हूँ कर लेती हैं या फिर कांग्रेस की तरफ देखती हैं कि कांग्रेस की तरफ से लाइन मिल जाए और वो उस लाइन पर चलने लगें। मैं कांग्रेस ने जो घेरने की रणनीति बनाई है सरकार को, इस युद्ध के बारे में, उस पर बात करने से पहले मैं कुछ छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी और लोहियावादी अतीत के बावजूद यह मसला अभी तक क्यों नहीं उठाया? ज़रूरी सवाल है। डॉक्टर लोहिया वो हस्ती थे, जो आज़ादी से पहले कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही पार्टी के विदेश विभाग की देखभाल करते थे। नेहरू को उनकी इस मामले में प्रतिभा पर बड़ा भरोसा था। लोहिया की विदेश नीति के सवाल पर दृष्टि बड़ी साफ थी और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव अक्सर इस दृष्टि का हवाला भी दिया करते थे। लेकिन अखिलेश की तरफ से इस मामले में मोटे तौर पर चुप्पी ही है। उनके लोग इस पर नहीं बोल रहे हैं। उधर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस सवाल पर चुप बैठे हुए हैं। अखिलेश और तेजस्वी दोनों युवा नेता हैं। यही मौके होते हैं इन युवा नेताओं के लिए, जब वो आगे बढ़कर ग्लोबल मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाले, चलने वाले घटनाक्रम के मामले में हस्तक्षेप करें और अपनी दृष्टि देश की जनता के सामने और दुनिया के सामने पेश करें। लेकिन ये दोनों युवा नेता, मुझे लगता है कि इस मामले में चूक गए। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नेता हैं। ममता बनर्जी की सारी ज़िंदगी कांग्रेस के अंदर गुज़री है। इस समय वो चुनाव में फँसी हुई हैं। लेकिन क्या उनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वे इस सवाल पर अपनी पार्टी का रवैया साफ कर सकें? उनके नेता डेरेक ओब्रायन अक्सर अखबारों में लेख लिखते रहते हैं। उनके लेखों को लगता है कि वो थोड़े बुद्धिजीवी किस्म के हैं। लेकिन इस सवाल पर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। क्षेत्रीय शक्तियों की ये दृष्टिहीनता उस समय और भी परेशान करने लगती है, जब हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट नेता भी इस सवाल पर तकरीबन निष्क्रिय से ही हैं। उनकी निष्क्रियता बताती है कि उनकी राजनीति में कुछ ऐसा लोचा हो गया है, जो आसानी से दुरुस्त नहीं होने वाला है। वरना पहले क्या होता था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां और सोशलिस्ट पार्टी, ये 4 जत्थेबंदियां इस तरह की होती थीं, जो विदेश नीति के सवाल पर तरह-तरह से अपने विचार व्यक्त करती थीं और इस मामले को लेकर आपस में
संसद के भीतर या बाहर एक स्वस्थ बहस भी चलाती थी। बहरहाल, अब केवल कांग्रेस रह गई है जो इस सवाल के ऊपर हस्तक्षेप करती है और उसने हस्तक्षेप किया है। मुझे तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन मुझे लगभग इस बात का यकीन है कि कांग्रेस इस बीच में दूसरी विपक्षी दलों से कुछ न कुछ बातचीत ज़रूर कर रही होगी, वरना कांग्रेस कांग्रेस अपने रवैये को बहुत आसानी के साथ का इससे पहले जो आज उसने किया है, उससे पहले भी वो कर सकती थी। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, संपादकीय पृष्ठ पर, और उस लेख में उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ में कई बातें उठाई हैं। इन बातों को मैं बहुत संक्षेप में आपके पास रखूँगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष करने क्या वाला है और वो क्या चाहता है कि भारत ऐसा करे। और भारत मोदी सरकार क्या कर रही है, उसको उसकी असलियत को किस तरीके से वो उघाड़ना चाहता है। सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि दरअसल भारत ग्लोबल साउथ को अपना नेतृत्व देना चाहता है। अगर भारत ग्लोबल साउथ को अपना नेतृत्व देना चाहता है, उसकी विश्व मंच पर नुमाइंदगी करना चाहता है, तो इस सवाल के ऊपर उसका मौजूदा रवैया तो उसको नुमाइंदगी के हक से ही वंचित कर देता है। सोनिया गांधी कहती हैं कि भारत को नैतिक रूप से इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोगों के जीवन की रक्षा के बारे में साहस से खुलकर बोलना चाहिए। सोनिया गांधी याद दिलाती हैं नरेंद्र मोदी को कि हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर टिकी हुई है और इस पहलू को, इस रवैये को हर हालत में बरकरार रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के माध्यम से विश्व व्यवस्था को बदलने के इस तरीके का समर्थन करते हैं? ऐसे समय में मौन रहना भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और उसके कद को कमजोर करता है। ये सोनिया गांधी ने एक नैतिक नेतृत्व का सवाल उठाया है। दूसरा सवाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख के बारे में है। सोनिया गांधी कहती हैं कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए टारगेटेड हमलों में हत्या कर दी गई। अब आप देखिए, एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के प्रमुख की हत्या आज के ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में एक बहुत बड़ी दरार दिखाती है। इस पर भी नई दिल्ली की चुप्पी चौंकाने वाली है। अगर नरेंद्र मोदी इस हत्या से नाखुश हैं, तो वो क्यों नहीं कह बोलते? अगर वो हत्या से खुश हैं, तो उस हत्या की प्रशंसा करनी चाहिए कि भाई ठीक मार दिया, ठीक मार दिया। और अगर वो समझते हैं कि हत्या नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर उन्हें स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए। सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत सरकार ने न तो खामनेई की हत्या की निंदा की है और न ही ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की आलोचना की है। शुरू में अमेरिका और इजरायल के बड़े हमले को नजरअंदाज किया नरेंद्र मोदी ने, और बजाय इसके कि वो ईरान को शोक संदेश देते, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा करने तक खुद को सीमित रखा और बातचीत और डिप्लोमेसी की बात करते रहे। सवाल यह है कि बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील वो किससे कर रहे हैं? बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील तो उन्हें अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप से करनी चाहिए और अपने दूसरे परम मित्र बेंजामिन नेतन्याहू से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में साफ तौर पर कहा है कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेटेड हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या इंटरनेशनल लॉ का कोई साफ तौर पर बचाव नहीं करता, निष्पक्षता को छोड़ देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की साख पर शक पैदा होता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस मामले में चुप्पी को तटस्थता नहीं माना जा सकता, न्यूट्रलिटी नहीं माना जा सकता, बल्कि यह तो जिम्मेदारी से कतराना यानी कि एक तरह की कर्तव्यहीनता है। इसके बाद सोनिया गांधी ने मोदी के इजरायल दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि टाइमिंग की वजह से ये बेचैनी और बढ़ गई है। खामनेई की हत्या से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजरायल के दौरे से लौटे थे। वहां उन्होंने नेतन्याहू सरकार के लिए अपने समर्थन को दोहराया, जबकि गाजा पट्टी में जिस तरह का नरसंहार इजरायल ने किया है, उसकी वजह से सारी दुनिया में काफी गुस्सा है और प्रधानमंत्री ने उस चीज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया।
सोनिया गांधी ने आगे पूछा है कि अगर भारत अपने क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत की रक्षा करने में हिचकिचा रहा है, तो ग्लोबल साउथ के देश भारत के ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? कि भारत जब उनकी क्षेत्रीय अखंडता पर संकट आएगा, तो भारत उनके पक्ष में खड़ा होगा। और ध्यान कीजिए, अगर कभी भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर संकट आया, तो फिर ग्लोबल साउथ के देश भारत का समर्थन क्यों करेंगे? अब इस मसले के और भी कई पहलू हैं जिनकी भी मैं चर्चा करूंगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार को याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान के आधिकारिक दौरे के वक्त ईरान के साथ भारत के गहरे रिश्तों को गर्मजोशी से दोहराया था। सोनिया जी ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से चले आ रहे इन रिश्तों को मानना हमारी सरकार के लिए आज कोई मायने नहीं रखता। सोनिया गांधी का कहना है कि भारत ने लंबे समय से वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाया है, यानी दुनिया एक परिवार है। लेकिन यह सिर्फ औपचारिक डिप्लोमेसी का ही नारा बनकर रह गया है। इसका मतलब है न्याय, संयम और बातचीत के लिए प्रतिबद्धता। भले ही ऐसा करना मुश्किल हो, लेकिन भारत सरकार ने तो वसुधैव कुटुंबकम के इस आदर्श को इस युद्ध के मामले में ताक पर रख दिया है। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपने लेख में बजट सत्र के मध्यांतर के बाद जो मार्च में हिस्सा शुरू होने वाला है, उसमें विपक्ष की नीति को रेखांकित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने की बात है क्या है। सोनिया गांधी सरकार की आलोचना तक ही नहीं रुकी, उन्होंने संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति भी रेखांकित कर डाली। उनका कहना है कि बजट सत्र अपने मध्यांतर के बाद जब मार्च में फिर से शुरू होगा, तो इस प्रश्न पर खुलकर चर्चा की जाएगी। सोनिया गांधी की दलील है कि भारत को उन ताकतों के साथ क्यों दिखना चाहिए जिन्होंने अपनी क्षुद्र और संकीर्ण महत्वाकांक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले और ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या ग्लोबल साउथ की दुनिया के मंच से नुमाइंदगी करने वाले भारतीय दावे की कलई खोल देती है। अब भारत को कौन तरजीह देगा जो अभी तक दी जाती रही है? अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सदन में विपक्ष की तरफ से 1 करोड़ भारतीयों का सवाल उठाया जाएगा, उन भारतीयों का सवाल उठाया जाएगा जो आज तक मध्य पूर्व के देशों में अपनी योग्यता, प्रतिभा और श्रम के जरिए जो विदेशी मुद्रा कमाते रहे हैं, उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरता रहा है। लेकिन आज अभी तक भारत सरकार ने अधिकृत रूप से उनके प्रवक्ताओं ने, उनके किसी हैंडलर ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई व्यापक योजना है जो इन फंसे हुए भारतीयों की मदद करने के लिए बनाई गई हो। जाहिर है कि ये प्रश्न सदन में मजबूती के साथ उठाया जाएगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच होने वाले इस युद्ध ने इस पूरे संवेदनशील क्षेत्र को एक व्यापक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया है। एक ऐसा युद्ध जो अगर कुछ लोग गलतियां करने में तुल जाएं, तो ये महायुद्ध में भी तब्दील हो सकता है। अभी ये एक बहुराष्ट्रीय युद्ध है, इसको मैं महायुद्ध तो नहीं कहूंगा, मैं उसको एक मिनी वर्ल्ड वार जरूर कह सकता हूं। करोड़ों लोग, जिनमें 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, इस वक्त अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन राष्ट्रों की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले इस हमले से यह संकट और भी ज्यादा संगीन हो गया है। संवाद और संयम यही होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को न संवाद पसंद है, न वो देश के अंदर विपक्ष के साथ कोई संवाद करते हैं और न ही देश के बाहर संवाद और संयम की राजनीति का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, जिन अयतुल्ला अली खामनेई की इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हत्या कर दी, वो ईरान के सर्वोच्च नेता बनने से पहले भारत भी आए थे और उन्होंने श्रीनगर में और दूसरी जगहों पर कुछ अपने भाषण भी दिए थे। वो भाषण अभी तक लोगों को याद हैं और सोशल मीडिया पर वो भाषण चल भी रहे हैं, उनके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। खामनेई जवाहरलाल नेहरू से काफी प्रभावित थे। उन्होंने नेहरू की किताब विश्व इतिहास की एक झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी थी। इस किताब में वो नेहरू द्वारा दिए गए इतिहास के इस पहलू से काफी प्रभावित हुए, जब नेहरू ये बताते हैं कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत काफी हद तक एक उद्योगीकृत देश था। उस समय के मानकों के हिसाब से भारत का उद्योग काफी आगे बढ़ा हुआ था। भारत के जो औद्योगिक उत्पाद थे,
वो उत्पाद सारी दुनिया में पसंद किए जाते थे और भारत बड़े पैमाने पर उन उत्पादों का निर्यात करता था। ये जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की एक झलक में लिखा है और ये देखकर खामनेई को काफ़ी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई थी। जब अंग्रेज़ भारत में आए, तो उन्होंने भारत के इस औद्योगिक विकास को पूरी तरीके से रोक दिया। उन्होंने भारत के घरेलू उद्योग को पीछे रोकने और पीछे धकेलने के लिए कई तरह की तिकड़में की, कई तरह का हथकंडे आजमाए और सत्ता का बेजा इस्तेमाल किया, ताकि भारत को अपने उद्योगों पर भरोसा करने की बजाय अंग्रेज़ों के औद्योगिक उत्पादों की ज़रूरत पड़े। यह तरीका दूसरे देशों में भी अपनाया गया, ईरान में भी ऐसा ही हुआ। खामनेई नेहरू की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित थे कि किस तरह ब्रिटिश शासन ने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और सभ्यता को जानबूझकर नष्ट किया ताकि इंग्लैंड तरक्की कर सके। खामनेई ने अपने वक्तव्य में कहा था, अब वो नेहरू का हवाला देते हुए कहते हैं, नेहरू अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि अंग्रेजों के दबदबे से पहले भारत में उस समय के मुकाबले एक एडवांस्ड सभ्यता थी, एक आगे बढ़ी हुई सभ्यता थी। यहाँ तक कि एक आगे बढ़ी हुई एक उन्नतशील उद्योग था, उन्नतशील प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, लेकिन अंग्रेज़ आए और उस बड़े देश के मामले में अपने और उस पूरे देश के इस पूरे औद्योगिक विकास को अपने अपने शिकंजे में ले लिया, उसे पीछे धकेल दिया ताकि वे खुद तरक्की कर सकें और इंग्लैंड जैसे छोटे और एक दूरस्थ देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत निर्भर हो जाए। उन्होंने भारत के संसाधनों को लूटा और अपनी झोली उन्होंने भरी। दोस्तों, ये युद्ध अगर 15 दिन और चलता है, तो नुकसान केवल युद्ध में भाग ले रहे देशों को ही नहीं होगा, बल्कि भारत जैसे देशों को भी ये नुकसान काफ़ी मात्रा में होने वाला है। इस बात को रूस भी अच्छी तरीके से समझता है। हमेशा से भारत के दोस्त रहे रूस ने पिछली 10 फरवरी को ही मोदी के इस रवैये पर बड़ा पर्दा हटा दिया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका भारत जैसे हमारे कुछ सबसे मजबूत पार्टनरों के साथ रूस के ट्रेड और मिलिट्री संबंधों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हमारे खिलाफ गलत तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और चीन के बीच किसी किस्म का फौजी टकराव होता है, तो रूस अब भारत को मौखिक या सामरिक समर्थन देने के बारे में पहले काफ़ी सोचेगा। भारत ने रूस का भी भरोसा खो दिया है। भारत उस नेता के भरोसे चला गया है, जो फील्ड मार्शल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ डिनर खाना पसंद करता है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।